हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। न्यूज़ में काफ़ी दिनों से खबरें आ रही हैं कि एसी फट रहे हैं, लोगों के एसी में आग लग रही है। तो अब एसी में आग लगती क्यों है, एसी फट क्यों जाता है, इसके क्या कारण होते हैं और हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इस चीज़ को, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल से बताने वाला हूं। हो सकता है कि ये वीडियो 15 से 20 मिनट का हो, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, अपने कीमती समय में से अगर आप 15 से 20 मिनट इस वीडियो को दे देंगे तो आप बहुत सारी बातें सीखेंगे और भविष्य में आपके यहां कोई ऐसा हादसा ना हो, इस चीज को भी इंश्योर कर लेंगे। बहरहाल मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि किसी के साथ भी ऐसा कोई हादसा ना हो, क्योंकि एसी का क्या है, एसी तो खराब हो जाएगा, फट जाएगा तो उसको हम नया भी ले लेंगे, लेकिन अगर ऐसे किसी हादसे के कारण किसी की जान चली जाए तो उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे में इन बातों का ध्यान आपने जरूर रखना है कोई भी एसी यूज करते हुए, जो मैं आपको इस वीडियो में अभी बताने वाला हूं। सबसे पहले जानते हैं एसी में ब्लास्ट क्यों होता है, या फिर एसी का कंप्रेसर फेल क्यों हो जाता है, या फिर एसी में आग क्यों लग जाती है। दोस्तों इन सभी चीजों का मेन कारण है ओवरहीटिंग। अगर ओवरहीटिंग हो रही है तो ऐसा कुछ हो सकता है, तो हमें हमेशा अपने एसी को ओवरहीटिंग से बचाकर रखना चाहिए। तो यहां पर आपको यह बात तो समझ आ गई कि ऐसा कोई भी हादसा ना हो, उसके लिए हमें ओवरहीटिंग नहीं होने देनी है। लेकिन दोस्तों उससे ज्यादा जरूरी यह है कि हमें यह पता हो कि ओवरहीटिंग किन कारणों से होती है और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और यही बातें आपको मैं 7 से 8 पॉइंट के अंदर बहुत डिटेल से समझाने वाला हूं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका एसी ओवरहीट होगा ही नहीं। सबसे पहला पॉइंट है इनपुट वोल्टेज को लेकर। दोस्तों आपके पास कोई भी एसी है, स्प्लिट एसी है, विंडो एसी है, इन्वर्टर एसी है, नॉन इन्वर्टर एसी है, पोर्टेबल एसी है, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी एसी है, आप उस एसी का टेक्निकल स्टिकर चेक कीजिए। उस टेक्निकल स्टिकर के ऊपर आपको रेटेड जो पावर लिखी हुई मिलेगी वो 230 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट मिलेगी और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, जिसका मतलब यह है कि ब्रांड आपको टेक्निकल स्टिकर के थ्रू यह बताना चाहता है कि आप हमारे इस एसी को इतनी वोल्टेज दीजिए। अब उसके लिए आप वोल्टेज स्टेबलाइजर का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपके एरिया में आती ही प्रॉपर वोल्टेज है तो आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन और उठाता है कि हमारे पास तो इन्वर्टर एसी है, उसकी वोल्टेज रेंज तो 120 से 290 तक है, तो क्या हमें 230 देना जरूरी है। दोस्तों बेशक वोल्टेज वर्किंग रेंज है उस एसी की, लेकिन 230 या प्रॉपर जो वोल्टेज होती है 200 से 230 के बीच में, उससे कम या ज्यादा पर एसी को लंबे समय तक अगर चलाया जाए तो ओवरहीटिंग होने लगती है। और जब ओवरहीटिंग होने लगती है तो आपको परफॉर्मेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और बिजली की खपत भी ज्यादा होने लगती है। तो ऐसे में आपको हमेशा यह कोशिश करनी है कि आप अपने एसी के साथ अच्छी क्वालिटी का वोल्टेज स्टेबलाइजर जरूर लगाएं अगर आपके यहां पर वोल्टेज का प्रॉब्लम है, क्योंकि लंबे समय तक आपको नहीं चलाना है एसी लो वोल्टेज या फिर हाई वोल्टेज के ऊपर, क्योंकि उससे ओवरहीटिंग होती है। दूसरा पॉइंट है सर्विस का। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नया एसी लेते हैं और 2 या 3 साल एसी की सर्विस ही नहीं कराते हैं। अभी मैं कल अपने एक फ्रेंड के पास गया तो उसने मुझे बताया कि 3 साल हो गए हैं मैंने अपने एसी की सर्विस ही नहीं कराई है, बट कूलिंग बहुत अच्छी है, तो मैं अब सर्विस कराऊं या ना कराऊं। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, और यह बात मैं अपने काफी वीडियोस में आपको बता चुका हूं, कि एसी आपका नया है, पुराना है या बहुत पुराना है, अगर आपको उससे अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको पीरियोडिकली उसकी सर्विस कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उसकी पीरियोडिकली सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो बिजली की खपत बढ़ेगी एक तो, दूसरी बात उस एसी के ऊपर लोड बढ़ जाएगा। अब होता यह है कि मान लो इंडोर यूनिट है, उसकी कॉइल है, उसके ऊपर गंदगी जम गई है और वो हर महीने दर महीने जमती चली जाएगी, आप सर्विस करा नहीं रहे हो, तो क्या होगा, जाली जो है वो बंद हो जाएगी, और जब जाली बंद हो जाएगी तो एयर खींच नहीं पाएगा एसी।
एयर खींचने के लिए उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, जिससे ब्लोअर के ऊपर जोर पड़ेगा, मोटर के ऊपर जोर पड़ेगा और ओवरऑल कूलिंग के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, एयर फ्लो कम हो जाएगा एसी का। और जब ऐसा होगा तो अल्टीमेटली कंप्रेसर के ऊपर भी लोड पड़ेगा, और जब कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ता है तब होती है ओवरहीटिंग। तो ओवरहीटिंग से प्रिवेंट करने के लिए आपको अपने एसी की सर्विसिंग पीरियोडिकली कराते रहना है, ताकि आपका बिजली का बिल भी कम आए, कूलिंग के साथ भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े और आपका एसी लॉन्ग लाइफ चले और ओवरहीटिंग से भी प्रोटेक्टेड रहे। अगला कारण है एसी को बहुत लंबे समय तक के लिए चलाना। यानी कि अगर आपके पास कोई एसी है और आप उस एसी को बंद ही नहीं करते हो, 24 घंटे लगातार एसी चलता ही रहता है, तो ऐसा कोई हादसा होने का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि जब हम लगातार एसी को चलाते हैं या किसी भी मशीन को चलाते हैं तो वो गर्म हो जाती है। एसी की बात करें तो एसी की मोटर्स जो हैं वो गर्म हो जाती हैं, कंप्रेसर गर्म हो जाता है, पीसीबी गर्म हो जाती है, उसकी वायर्स हैं, उसके अंदर जो केबल्स हैं वो गर्म हो जाती हैं। तो ऐसे में सब कुछ ओवरहीट हो जाता है, और जब ओवरहीट एक हद से ऊपर चली जाती है तो कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो एसी में आग लग सकती है, और अगर कंप्रेसर ओवरहीट होगा तो वो कंप्रेसर फेल कर सकता है या फिर फट सकता है। तो ऐसे में बहुत लंबे समय के लिए लगातार एसी आप ना चलाएं। अगर आपको पूरा दिन एसी चलाकर रखना ही है तो मैं एडवाइस करूंगा कि बीच में उसे 8-8 घंटे बाद 1 या 2 घंटे का रेस्ट आप जरूर दीजिए, ताकि आपका एसी भी सेफ रहे, आप भी सेफ रहें, बिजली का बिल भी कम आए और मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई हादसा ना हो जाए। और दोस्तों, इससे हम एसी की लाइफ भी कम कर देते हैं, क्योंकि लगातार चलाते रहेंगे, मोटर वगैरह भी हैं वो भी चलती रहती हैं, तो ऐसे में उनके खराब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। मान लो आपके पास कोई कार है और आपको 1000 किलोमीटर दूर जाना है, तो आप उसे कंटिन्यू थोड़ी चला के ले जाएंगे, उसको आप रोकेंगे ना बीच में। और रोकने की वजह क्या होती है? एक वजह तो ये होती है कि हमें भूख लग रही है, हमें कुछ खाना पीना है। दूसरी जो मेन वजह होती है वो ये कि गाड़ी को थोड़ा सा आराम देना है, क्योंकि टायर जो चल रहे हैं वो भी ओवरहीट हो सकते हैं रोड पे चलते हुए, तो उनको भी आराम देना है, इंजन को भी आराम देना है। तो ऐसे में इसी तरह से एसी की जो मशीनरी है उसको भी आराम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप ऐसे एसी को चलाएंगे, 1-1 घंटा अगर उसको बीच में बंद कर देंगे, मान लो आपको पूरा दिन ही चलाना है, चलाते रहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको हर 8 घंटे या 10 घंटे बाद 1 या 2 घंटे का रेस्ट दे दो, तो उससे आपका एसी सेफ रहेगा, आपको अच्छी परफॉर्मेंस देता रहेगा और आपके बिजली का बिल भी कम आएगा और उसके जो पार्ट्स हैं उनको भी रेस्ट मिल जाएगा। तो ऐसे में उनके खराब होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। अगला कारण है लोएस्ट टेम्परेचर के ऊपर एसी को चलाना और टर्बो मोड को बार बार यूज करना। दोस्तों, हमें एसी हमेशा 24, 25, 26, 27 ऐसे ही सेट करके चलाना चाहिए। ये मैं आपको काफी वीडियोस में बता चुका हूं। इससे बिजली की भी बचत होती है और हमारी बॉडी भी कंफर्टेबल फील करती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोएस्ट टेम्परेचर सेट करके एसी को लगातार चलाते हैं। तो ऐसे में हम एसी को फोर्स कर देते हैं फुल पावर से काम करने के लिए, और कंप्रेसर जब फुल पावर से चलता रहता है, क्योंकि जो सेंसर है वो सेंस ही नहीं कर पाता कि रूम में डिजायर्ड टेम्परेचर मीट हो चुका है। तो ऐसे में कंप्रेसर के पास जब सिग्नल ही नहीं जा रहा तो उसको तो यही लगेगा कि अभी कूलिंग करते रहना है, तो वो क्या करता है, अपने फुल स्पीड से कूलिंग थ्रो करता रहता है और ओवरहीट हो जाता है। क्योंकि कोई भी चीज जब फुल स्पीड से चलती ही रहेगी तो वो ओवरहीट होनी ही है। और ऐसे में फैन की जो मोटर्स हैं वो भी ओवरहीट हो जाती हैं, वायरिंग भी ओवरहीट हो जाती है, कैपेसिटर्स जो हैं वो भी ओवरहीट हो जाते हैं, पीसीबी ओवरहीट हो जाती है। तो ऐसे में ओवरऑल एसी जो सिस्टम है वही ओवरहीट हो जाता है और उसके कारण कई बार आपने देखा होगा आपका एसी ट्रिप हो जाता है या फिर कंप्रेसर फेलियर हो जाता है या फिर कोई और प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे में आपको डिजायर्ड टेम्परेचर लोएस्ट पे सेट करके एसी को लंबे समय तक नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि उससे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बिजली के बिल की। क्योंकि अगर आप उसको हाई स्पीड पर चलाएंगे तो बिजली का बिल भी हाई स्पीड में आएगा। और दोस्तों, एक बात है टर्बो मोड की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं टर्बो मोड बार बार ऑन करते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जब आप उनका टर्बो मोड ऑन कर देते हो तो डिजायर्ड टेम्परेचर वहां पर डिसेबल हो जाता है, फिर वो एसी बस कूलिंग करता ही रहता है। तो
तो यहां पर दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि टर्बो मोड कुछ मिनट्स के लिए ही होता है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो टर्बो मोड को अलग अलग नाम से ऑफर करते हैं। तो टर्बो मोड आपने देखा होगा 20 मिनट या फिर 30 मिनट के लिए ही होता है, उसके बाद बंद हो जाता है टर्बो मोड और वापस एसी अपनी सेटिंग के ऊपर आ जाता है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि कंपनीज को पता है कि एसी को हाईएस्ट स्पीड के ऊपर लगातार नहीं चलने देना है। ऐसा होने से कंप्रेसर ओवरहीट हो जाएगा या उनका एसी खराब हो सकता है, इसीलिए वो एक टाइम लिमिट रखते हैं टर्बो मोड में। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार टर्बो मोड एक बार जब मान लो 20 मिनट में टर्बो मोड खत्म हो गया, दोबारा से टर्बो का बटन दबा दिया, फिर खत्म हो गया, दोबारा से दबा दिया, तो हम फोर्स कर रहे हैं एसी को हाईएस्ट स्पीड के ऊपर चलने के लिए। और कुछ एसी तो अब ऐसे भी आ गए हैं जिसमें एक्सपेंडेबल कूलिंग को आप कंटिन्यू यूज कर सकते हो। एग्जांपल है एलजी का विराट मोड आप कंटिन्यू यूज कर सकते हो। लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ता है, वो ओवरहीट हो जाता है और उससे फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगला पॉइंट है जॉइंट का होना वायरिंग में। दोस्तों वायरिंग के अंदर अगर जॉइंट होगा तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है शॉर्ट सर्किट होने का, और जब शॉर्ट सर्किट होता है तो आग लग जाती है इंडोर यूनिट में। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप इंडोर से जो आउटडोर के अंदर जो तार जा रही है वो बिना जॉइंट की हो। अब बहुत सारे केसेस में होता है कि अंडरग्राउंड पाइपिंग हो रखी है तो उसमें तो मजबूरी हो जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश ये की जाए कि बिना जॉइंट की केबल आप यूज करें, क्योंकि अगर जॉइंट लूज होता है, क्योंकि टेप लगाई जाती है और ओवर द टाइम टेप लूज हो जाती है, जो जॉइंट होता है वो भी थोड़ा सा लूज हो जाता है, और जब जॉइंट होता है कहीं पर तो वो हीट जरूर होता है। तो ऐसे में शॉर्ट सर्किट हो सकता है वहां पर, और आपने देखा होगा इंडोर में आग लग जाती है कई बार, उसका मेन कारण यही होता है। और अगर आप कोई 3 पिन सॉकेट यूज कर रहे हैं, एमसीबी यूज कर रहे हैं, तो वो भी अच्छी क्वालिटी का आपने यूज करना है। ऐसे ही कोई मत ले आइए सस्ता सा, किसी ब्रांडेड कंपनी का लेके आइए अच्छे वाला, क्योंकि एसी तो चलो जो होगा होगा, खराब होगा, लेकिन अगर आग वाग लग गई तो आपका घर भी तो खराब हो जाएगा और कोई और भी हादसा हो सकता है। तो एसी पे हम 50,000 लगा देते हैं, छोटी छोटी चीजों पर हम पैसे बचाते रहते हैं। तो ऐसे में ये जो चीजें हैं इनको बहुत अच्छी क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। जो 3 पिन टॉप हो गया, सॉकेट हो गया, एमसीबी हो गई, ये सारी चीजें बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, और स्टेबलाइजर भी उसमें से एक है, स्टेबलाइजर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगला पॉइंट है आउटडोर यूनिट से रिलेटेड। जब भी आउटडोर यूनिट को लगवाना हो तो आपको एक ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए जहां पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, और अगर आती भी हो तो 1-2 घंटे के लिए आती हो, सारा दिन वहां पर धूप नहीं आनी चाहिए। अगर सारा दिन उस पर डायरेक्ट सनलाइट आएगी तो उसका टेम्परेचर और ज्यादा हाई हो जाएगा, और जो उसका वर्किंग एम्बिएंट टेम्परेचर है अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो वो काम नहीं करेगा, कूलिंग नहीं करेगा, बिजली ज्यादा खाने लगेगा, और उसकी पीसीबी खराब हो सकती है, मोटर खराब हो सकती है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसे में आपको कोशिश करनी है आउटडोर यूनिट का टेम्परेचर कम रखने की। अब वो काम आप कर सकते हो आउटडोर यूनिट के ऊपर एक शेड बनवाकर, या फिर मार्केट में कुछ शीट्स अवेलेबल हैं आप उनका यूज कर सकते हो। दोस्तों होता यह है, आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स भी करते हैं कि आउटसाइड टेम्परेचर 42 जब हो जाता है तो हमारा एसी काम करना बंद कर देता है। अब होता यह है कि बाहर तो मान लो 42 टेम्परेचर है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है एसी के ऊपर, एसी के आउटडोर यूनिट के ऊपर, तो जो उसकी शीट है वो 53 या 54 डिग्री टेम्परेचर से हीट हो रही होती है, क्योंकि एम्बिएंट टेम्परेचर जहां पर लगातार धूप पड़ती है उस जगह का 10 से 15 डिग्री ऊपर हो सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि जिस आउटडोर यूनिट का केसिंग 54 डिग्री से तप रहा हो तो उसके अंदर लगा हुआ कंप्रेसर क्या ही काम कर पाएगा, वो एक तंदूर की तरह बन जाएगा, वो काम ही नहीं कर सकता। पीसीबी के अंदर छोटे छोटे आईसी लगे होते हैं, कंडेंसर लगे होते हैं, कैपेसिटर्स लगे होते हैं, पतली पतली वायरिंग्स होती हैं, वो ओवरहीट हो सकती हैं। फैन की मोटर है वो ओवरहीट हो जाती है, कंडेंसर कॉइल ओवरहीट हो जाता है कई बार। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ओवरहीट होने के कारण खराब हो सकती हैं। तो ऐसे में आपको आउटडोर यूनिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, और उसके आसपास का टेम्परेचर कम रहे इसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। और एक काम आप और कर सकते हैं, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि टेम्परेचर बाहर का काफी ज्यादा हो गया है और अब एसी काम नहीं कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है,
एक बाल्टी पानी लेके जाइए और उसके कंडेंसर कॉइल के ऊपर धीरे धीरे डालते रहिए, जिससे उसका कंडेंसर कॉइल ठंडा हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और कंप्रेसर फिर से काम करने लग जाएगा। लेकिन ये एक जुगाड़ होता है, थोड़े टाइम के लिए काम करेगा, आप रोज रोज ये काम नहीं कर सकते। अगर आपका एसी वॉल माउंट हो रखा है तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको इस प्रॉब्लम का पक्का सोल्यूशन चाहिए और वो है आपको एसी को छाए में लगाना है या फिर उसके ऊपर शेड बनवाना है या फिर किसी शीट वगैरह का आप यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर ओवरहीटिंग हुई तो प्रॉब्लम्स का आना भी शुरू हो जाता है। अब जिस पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाला हूं वो गैस से रिलेटेड है और इस बात का एसी यूज करने वाले को या फिर एसी ठीक करने वाले को पता ही नहीं होता। दोस्तों, आपके एसी में जब आप नया एसी लेते हैं तो ओरिजिनल गैस डल के आती है और इसीलिए नया एसी हमेशा बहुत बेहतरीन कूलिंग करता है और बिजली भी कम खाता है। लेकिन जब कभी आप गैस रीफिलिंग करवाएं, कभी लीक हो जाए, दोबारा से डलवाते हैं, तो बहुत सारे केसेस में यह सुनने को मिलता है कि अब एसी हमारा पहले से ज्यादा बिजली भी खाता है और कूलिंग भी कम करता है। तो उसका कारण होता है मिक्स्ड गैस का डाल देना एसी के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के डाल रहा है, बाजार में हर तरह की चीज मिलती है और सस्ती चीजें जो होती हैं वो मिलावटी होती हैं। तो ऐसे में जो गैस बाजार में मिल रही है टेक्नीशियन वो ले आता है और आपके एसी में डाल दी जाती है। लेकिन अगर आप अपने टेक्नीशियन से ये सवाल करेंगे या उससे बोलेंगे कि हमारे एसी में आप ओरिजिनल गैस ही डालिए, तो वो भी दुकान पर जाकर इस बात को बोलेगा कि मुझे तो ओरिजिनल गैस ही चाहिए, तो दुकानदार भी उसको फिर ओरिजिनल ही देगा। अब हो सकता है कि वो 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए महंगी मिले, लेकिन दोस्तों जान से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हमेशा आपके यहाँ कोई भी टेक्नीशियन आए तो उससे एक बार जरूर पूछिए कि ओरिजिनल गैस लाए हो या नहीं लाए हो। और टेक्नीशियन जो है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप भी ओरिजिनल गैस को ही फोर्स करें, ओरिजिनल गैस डालने के लिए ही सजेस्ट करें कस्टमर को। और उसके लिए आपको अगर ज्यादा पैसे लेने हैं तो आप उस चीज को बताइए, कस्टमर को एक्सप्लेन कीजिए कि ओरिजिनल गैस महंगी आती है, उसके क्या बेनिफिट हैं। तो आपको, मुझे लगता है, कस्टमर मना नहीं करेगा, क्योंकि कस्टमर भी क्या करेगा, अगर मान लो एक बार डुप्लीकेट गैस डाल दी, कूलिंग वगैरह हो नहीं रही ढंग से, तो अब दोबारा से गैस रिफिलिंग करानी पड़ेगी। तो मान लो एक बार किसी को 2500 दिया है, दोबारा से 2500 देना पड़ेगा। तो इतना खर्चा नहीं आने वाला अगर आप एक ही बार में ओरिजिनल गैस डलवा लेंगे। तो हमेशा आपने ध्यान रखना है कि गैस ओरिजिनल ही डले आपके एसी में, ताकि आपको अच्छी कूलिंग मिले, बिजली की खपत कम रहे और ओवरहीटिंग से आपका एसी बचा रहे। क्योंकि मिक्स्ड गैस होने से या डुप्लीकेट गैस होने से ओवरहीटिंग की समस्या आती है और ओवर द टाइम कंप्रेसर की लाइफ पर असर पड़ता है और पूरा सिस्टम जो है वो थ्रेट पे आ जाता है। इसीलिए आपको बोलता हूं कि रेफ्रिजरेंट के अंदर एयर तक भी मिक्स नहीं होनी चाहिए, इसीलिए वैक्यूम करने की हमेशा सलाह दी जाती है एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। और जब आप डाल ही मिक्स्ड गैस देंगे उसमें तो आप समझ ही सकते हैं कि आपके सिस्टम के साथ अब क्या होने वाला है। तो ऐसे में मिक्स्ड गैस और डुप्लीकेट गैस इज द मेन रीजन ऑफ ओवरहीटिंग और कंप्रेसर ब्लास्ट और कंप्रेसर फेलियर। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, रिपेयरिंग के टाइम पर कई बार एसी ब्लास्ट हो जाता है या फिर गैस रिफिलिंग के टाइम पर कई बार ब्लास्ट हो जाता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, टेक्नीशियंस काम कर रहे होते हैं और अनजाने में कोई ना कोई गलती हो जाती है जिसकी वजह से ब्लास्ट हो जाता है और ऐसे में टेक्नीशियंस को भी बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है कई बार, या फिर जान का भी नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में इसमें टेक्नीशियंस की देखो कोई गलती नहीं है, क्योंकि टेक्नीशियंस भी इंसान है, गलती हो जाती है कई बार अनजाने में कोई ना कोई, और जिसका हर्जाना उनको ही भुगतना पड़ता है। हमारा तो ठीक है भाई, एसी खराब हो जाएगा, बट किसी की जान पर बन सकती है। तो ऐसे में आप यूजर जो हैं, आपको भी सेफ रहने की जरूरत है। आपके एसी में कोई काम कर रहा है तो आप लुक आफ्टर जरूर कीजिए, पर एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। और आपके यहां पर जो टेक्नीशियन आया है काम करने के लिए, आप उसको भी ये बात बोलिए कि भाई सावधानी से काम करना है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ऐसी ये सारी चीजें हैं जो एसी ब्लास्ट होने का कारण बनती हैं। मैंने आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्क्राइब किए हैं। बस ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पहले जो पॉइंट्स मैंने आपको सारे बताए हैं, अगर आप उन पॉइंट्स के ऊपर गौर करेंगे और उन चीजों को अपनाएंगे तो आप ओवरहीटिंग से प्रोटेक्टेड रख पाएंगे अपने एसी को। और अगर वो ओवरहीटिंग से प्रोटेक्टिंग रहेगा तो आपका एसी ना ब्लास्ट होगा और ना ही आपको कूलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और वो लॉन्ग लाइफ भी चलता रहेगा। तो ऐसे में ये सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में रखिए और
किसी को अगर बताना हो तो भी आप ये पॉइंट्स उन्हें बता सकते हैं, ताकि अगर कोई इस बात से परेशान हो या फिर आजकल जो न्यूज़ आ रही है ना उससे दिमाग में सबके एक वहम आ गया है कि यार हमारा एसी ना फट जाए, तो आप उनको या तो ये वीडियो शेयर कर दीजिए या फिर इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स आप उनको डिस्क्राइब कर दीजिए, ताकि वो बंदा भी शांति से ये काम कर ले और सेफली अपना जीवन जिए, टेंशन में ना रहे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर ऐसी वीडियोस आती ही रहती हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाती रहती हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।